धन्यवाद। और ये सुंदर योग कक्षा का आयोजन, जैसे मैंने कहा कि जो योगाहारी चतुर्थ वर्ष का तृतीय दिवस, आपके साथ हम आगे बढ़े और इसी क्रम में जबकि सभी योगाहारियों ने, कुछ ने ऑफ़लाइन और कुछ ने ऑनलाइन उपस्थिति अपनी उपस्थिति योगपीठ हरिद्वार के पदार्था में दी और तृतीय वर्ष का उत्सव वहाँ मनाया। इस क्रम में अ, आप सभी के अपने-अपने अनुभव रहे हैं और अपने-अपने संकल्प रहे हैं। जी, और आदरणीय भट्ट सर ने कहा है चतुर्थ वर्ष यहाँ जी, चतुर्थ वर्ष प्रारंभ, चतुर्थ वर्ष का तृतीय दिवस। हाँ, तो इस क्रम में मैं सबसे पहले तो आदरणीय पवन कुमार सर से निवेदन करता हूँ कि इस अवसर पर कि जबकि हम अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, आप अपना मार्गदर्शन दीजिएगा। जी, धन्यवाद। जी, ओम सभी को और नमस्कार। आज की योग कक्षा बहुत सुंदर तरीके से संचालित डॉक्टर रोशन लाल जी ने की है और इस अवसर पर जब हम चतुर्थ वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, तो 3 वर्ष पूर्ण होने की जो हमारा ऑफ़लाइन मिलने का एक अवसर मिला, एक सुनहरा अवसर मिला, तो उसके बारे में अब क्योंकि ये समाप्त हो गया है और मतलब अब सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम आगे बढ़ चुका है और इस कार्यक्रम के अपने हमारे सबके अनुभव रहे हैं, उसको हम सुनेंगे और लेकिन इस अभी क्योंकि कई सारे लोग या तो ट्रैवल कर रहे हैं और उनके अपने गंतव्य तक पहुँचना है, उन सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि उनकी यात्रा मंगलमय रहे, सफलतापूर्वक वो अपने-अपने घरों तक शायद आज सभी लोग पहुँच जाएँगे, कुछ लोग और आगे भी घूमने के लिए गए हैं, तो उनका अभी यात्रा लंबी रहेगी। लेकिन ज़्यादातर लोग आज अपने-अपने घरों में पहुँचेंगे और शायद कल से सभी लोग नियमित रूप से इस योगाहार के कार्यक्रम में जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में और इसको सफल बनाने में जितने भी हमारे साथी उपस्थित रहे, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। डिसिप्लिन बनाने में, उसमें वहाँ की व्यवस्थाओं को बनाने में, उसमें अपना योगदान देने में और उसमें सम्मिलित होकर के जहाँ तक ये संभव हुआ अपनी बात कहने में और नए लोगों उन लोगों के साथ मिलने का जिनका कि सौभाग्य नहीं मिला था हमें, केवल ऑनलाइन ही मुलाकात हो रही थी। ऐसा भी सबको अवसर मिला, मुझे भी यह अवसर मिला कि सबको हम साक्षात रूप से देख पाए और इस कार्यक्रम में अगर कुछ त्रुटि रह गई होगी, तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसमें त्रुटियाँ रह जाती हैं कार्यक्रम में, कई बार कमियाँ रह जाती हैं। कभी कोई व्यवस्थाओं में कमी हो जाती है, कभी कुछ और चीज़ों में जो होती है लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मैं करीब 80-90% तक शायद हम जो हमने सोचा था उतना हम पा पाए और कई विषयों में तो हम उससे ज़्यादा भी जो हमने नहीं भी सोचा था, उसको भी हम कर पाए। क्योंकि ये सब हमारे अपने सामूहिक हमारी जो शक्ति है, उसका प्रभाव है कि हम अपनी बातों को शायद कह पाए या हम अपनी ऊर्जा से उसको आगे ले चल पाए और उसका फ़ायदा हमें कल स्वामी जी के भी दर्शन होने का मिला। इसका कोई कार्यक्रम नहीं था, कोई बात पूर्व में नहीं हुई थी। लेकिन ऐसी ही कुछ बात हुई कि वो सब चीज़ें एक के बाद एक एकदम से स्वतः ही बनती चली गई और स्वामी जी की भी जो टीम के जो सदस्य थे वो फिर जब हमें फ़ोन करने लगे और हमसे वार्तालाप उनकी होने लगी, तो हमें लगा कि ये कार्यक्रम अब बहुत अच्छे तरीके से अपने अंतिम ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ गया है। और कल का जो ग्रैंड फिनाले था वो बहुत ही बढ़िया था क्योंकि स्वामी जी ने सबको एक-एक करके सबको दर्शन दिए और उसकी फ़ोटो मैंने साझा कर दी है। सबके साथ मुझे तुरंत उसका मिल भी गया और फ़ोटो साझा करने के बाद अ, सबको साथ बैठा करके करीब आधा घंटे तो बातचीत हुई है और चर्चा हुई है।
और विभिन्न हमारे जो वहाँ पर उपस्थित बहनें थी, पुरुष थे, जो कि उद्यमिता की ओर बढ़ रहे थे, उनसे विशेष रूप से उन्होंने बातचीत की। उनको सामने भी बुलाया, 2 बहनों को सामने भी बुला कर के उन्होंने अपनी बात कही। तो ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि ऐसे हमारे इंटरैक्शन बड़े अच्छे तरीके से, और कृषि के ऊपर जो उन्होंने उद्बोधन दिया, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने अपनी कृषि के ऊपर जो चिंतन दिया, वो हम इस योगाहार में जो 3 वर्ष से कर पा रहे थे, उसी का एक निचोड़ के रूप में उन्होंने दे दिया, क्योंकि उन्होंने इंटरकनेक्टेडनेस की बात की, उसको व्यापक रूप से देखने की बात की, केवल खेती-बाड़ी ही नहीं बल्कि उसको व्यापकता से। और अगर हमें समय मिलता तो शायद हमारे साथी तो पूरा दिन बैठ कर के उसको अपने अनुभव बताते, तो वो भी कम पड़ते इस व्यापकता के ऊपर। तो कुल मिलाकर के कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, बहुत हमें भी संतुष्टि हुई कि हम अपनी बात को कर पाए। हमारी सारी टीम ने मेहनत की और कई तरह से सब लोगों ने अपना-अपना योगदान दिया, और लेकिन फिर भी अगर कोई त्रुटि, कोई कमी रह गई है, तो उसमें मैं अपनी तरफ से, सबके तरफ से अपनी माफ़ी माँगता हूँ, और आशा करता हूँ कि हम अगली बार जब करेंगे, तो ऐसा कुछ भी कमी नहीं रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर के हमारे जो बातें रहीं, वो बहुत अच्छी रहीं, और मैंने आज सोचा था कि मैं दिनेश जी को बुलाऊँगा और दिनेश जी से कहूँगा कि अपना रिकैप तो कर लें। क्योंकि दिनेश जी हमारा रिकैप कर रहे थे, रिकैप हो रहा था कि हमने पहले दिन क्या किया, और इसी तरह से फिर दूसरे दिन का रिकैप छूट गया है, और तृतीय दिन का रिकैप मैंने संक्षेप में कर दिया है। लेकिन पहले दिन का रिकैप दिनेश जी आज कर लेंगे, और उसके बाद हम अपनी बातों को सब अपने-अपने जो साथी यहाँ पर उपस्थित थे, और अपने-अपने घर पहुँच गए हैं और वो अब बात सुन पा रहे हैं, वो अपनी बातें कहेंगे, अपने अनुभव बताएँगे, तो हमें बहुत खुशी होगी। और हाँ, एक चीज़ हमारी और नियमित रूप से जो चली, वो ये थी कि हमारी जो द्वितीय दिन में हमारा, क्योंकि स्वामी परमार देव जी थे, और उस समय हमारी जो है ना, हनुमान चालीसा नहीं हो पाई। पहले दिन तो हमने कर ली थी, माइक से ही वो हो गया था। लेकिन द्वितीय दिवस की हनुमान चालीसा बहुत ही अद्वितीय थी, क्योंकि इसको सब लोगों ने साथ मिलकर के गाया अपने मीटिंग हॉल में, क्योंकि हमें थोड़ा-सा समय मिल गया था। एक वक्ता हमारे नहीं आ पाए थे, उसमें हमने हनुमान चालीसा को साथ मिलकर के गाया, और बहुत ही अद्भुत वह पल था। और यह पल भी मुझे लगता है कि सबको बताना बहुत ज़रूरी था, और हमारी ये, क्योंकि हमारी जो आध्यात्म से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं, ये मन को छू लेने वाली चीज़ें, और इससे हम अपने आप को और ज़्यादा शक्तिवान बना पाते हैं। हम अपने आप को और ज़्यादा संकल्पित कर पाते हैं। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मेरी जो समझ बनी, और मेरे अंदर से जो बातें उस समय आ रही थी, वो ऐसे ही हो रही। तो मैं अब आगे की कार्रवाई के लिए वापस पुनः दिनेश जी को मंच में सौंपना चाहूँगा, और वो अपनी बात कह कर के सबको रिकैप करें, और फिर आगे मंच का भी संचालन करें। जी, धन्यवाद सभी को, नमस्कार। जी, आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से जैसे कि आपने बताया कि किस तरह से हमारा ये युगाहार उत्सव हरिद्वार में संपन्न हुआ, बहुत ही अद्भुत रहा। और इसमें योगाहारियों की जो भावनाएँ हैं, सभी जगह से, सभी दिशाओं से प्राप्त हुई। कई योगाहारी सदस्य वहाँ पे उपस्थित थे। अन्य सदस्य सुबह के सत्र में, द्वितीय सत्र में भी अ, ऑनलाइन उपस्थित थे। बहुत सारे फ़ोन भी पहले दिन से, यानी पहली तारीख से ही हमें प्राप्त हो रहे थे कि अ, जो लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, वो भावनाओं के साथ उस कार्यक्रम में रहे। और आदरणीय पवन सर ने जिस तरह से आयोजन किया, और वो लगातार इस कार्य में लगे रहे कि कब, क्योंकि योगाहारियों की तरफ से समय-समय पर ये निवेदन, ये बात सामने आ रही थी कि हरिद्वार में योगाहार का उत्सव संपन्न हो,
और ये अवसर आदरणीय पवन सर और उनकी पूरी टीम देख रही थी कि कब समय मिले और कब सभी को बुलाया जाए। और इस क्रम में जो सभी का मिलना लगभग पहली तारीख शाम तक निश्चित हो गया था। कुछ लोग 2 तारीख सुबह भी पहुँचे और जो पहले दिवस पर शाम को तो हमारा परिचय संक्षिप्त में परिचय हो गया था। पदार्था समृद्ध ग्राम पदार्था के उस हॉल में, जिसमें लगभग सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। द्वितीय दिवस पर देश के अलग-अलग राज्यों से जुटे लगभग 150 से 200 लोग योगाहारी सदस्य, उन्होंने योगाभ्यास किया। 5 बजे उस विशाल प्रांगण में सभी लोग एकत्रित हुए और ठीक 5:30 से लेकर के हम सभी ने परम पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी के मार्गदर्शन में योगाभ्यास किया और उन्होंने बीच-बीच में योग के बारे में योग तो हमने उनके साथ-साथ किया ही, लेकिन जो हमारी जो जीवन शैली किस तरह से होनी चाहिए और जीवन शैली का बहुत बड़ा भाग जिसके लिए हमारे आदरणीय किसान बंधु कार्य कर रहे हैं और वो हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण है निर्विकार भोजन। उन्होंने बार-बार और कई बार इस बात को महत्व देकर के सभी को संबोधित किया और कहा कि हमेशा योग करें और योग के साथ-साथ निर्विकार भोजन की आवश्यकता है। उसको स्वयं भी भोजन करें और समाज के लिए भी मुहैया मुहैया करें, प्रदान करें। जो 2 तारीख है, 2 मई और 3 मई की सुबह की जो सत्र योग के सत्र है, वो आदरणीय पूज्य परमार्थ जी की सानिध्य में ही संपन्न हुई और हमारी बहनों ने दोनों दिन वहाँ पे जो यज्ञ है, उनके साथ हमने बहनों के साथ यज्ञ किया। बहनों का भी यही कहना था कि योग के साथ-साथ और अच्छे भोजन के साथ-साथ हमारा जो वातावरण है, उसकी शुद्धि होना बहुत आवश्यक है। हमारी जो प्राणवायु है, उसमें अधिकता रहे, उसके लिए योग और आहार के मध्य हमारी जो योग यज्ञ करने की परंपरा है, उसका होना बहुत ही आवश्यक है और हम सभी ने इस बात को आत्मसात करते हुए लगभग सभी कार्य संपन्न किए। इस कार्य में आदरणीय पवन सर और उनकी जो टीम है, पूरी की टीम, वो लगातार लगी रही। पहले दिन से ही उनके फ़ोन आ रहे थे कि आप कहाँ पे हैं? सभी लोगों से संपर्क हो रहा था। अन्य लोग जो कि रास्ते में थे, निर्धारित टीम से फ़ोन पे संपर्क कर रहे थे। कोई कह रहे थे कि गूगल मैप भेजिए, कुछ लोग कह रहे थे कि हम इतने बजे पहुँचेंगे। तो जो पर्दे के पीछे लगी टीम थी, उसका बहुत बड़ा रोल इस कार्य को संपन्न करने में रहा और त्रुटिविहीन जिस तरह से हम विषविहीन खेती के लिए और रोग विहीन स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहे हैं, उसी तरह से त्रुटिविहीन ये कार्यक्रम आदरणीय सर आपकी समूची टीम के द्वारा संपन्न हुआ, आदरणीय सदस्यों के द्वारा ये उत्सव संपन्न हुआ। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है चतुर्थ वर्ष और आने वाले समय के लिए, कि इसी तरह से हम इन कार्यों को आगे बढ़ा सकें और योग और आहार का जो ये सिलसिला है, योगाहार का सिलसिला ये आगे बढ़े। योगाहार के 3 वर्ष किस तरह से हमने साथ-साथ साझा किए, इसकी झलक मिली दूसरे दिन के कार्यक्रम में।
यानी 2 मई के कार्यक्रम में आदरणीय पवन कुमार सर के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुति रखी। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमने इस यात्रा को किया है, किस तरह से योग और आहार से। इसमें आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब ने भी इस झलक में रंग बिखेरा और आप दोनों ने बताया कि योग और आहार के साथ-साथ यज्ञ, जैविक कृषि, संस्कृति, विज्ञान, आध्यात्म, पर्यावरण और न जाने कितने पहलू जो कि इस कार्यक्रम इन 3 वर्षों के मध्य हमने साथ-साथ जिए हैं, उसका संक्षिप्त विवरण आपने दिया और आपने इटारसी में संपन्न हुए उस 525वें दिवस को भी बहुत ही संजीदगी से, सचित्र शब्दों में आपने उसका वर्णन किया और एक बार तो हमें लगा कि हम इटारसी में हैं या फिर पतंजलि हरिद्वार में हैं, क्योंकि पिछले उत्सव जो ऑफ़लाइन उत्सव था, उसकी बात, उसकी जो याद हम सब साथ-साथ साझा कर रहे थे एक तरह से अपने मनोमस्तिष्क में और जो कार्य हम वर्तमान में कर रहे थे, तो तब लग रहा था कि संभवतः या तो हम इटारसी में हैं या हम हरिद्वार में ही हैं। इसमें नई बात ये रही कि जो अन्य सदस्य हमें इटारसी में उस समय मिले थे, उनमें से अधिकांश सदस्य इसमें थे और बहुत सारे नए सदस्य इस कार्यक्रम में, इस उत्सव में देखने को मिले, उनसे संवाद करने को हमें मिला। तृतीय दिवस का जो कार्यक्रम था, उसमें वैसे जो हमने ये सोचा था कि पहले आचार्य जी आएँगे, लेकिन उनकी जो व्यस्तता के कारण कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन रहा। तो पहले सत्र में हमने जो दोपहर बाद का सत्र था, उसकी सारी जो झलकियाँ देखी, जो यानी द्वितीय सत्र को पहले सत्र में कन्वर्ट करना पड़ा और इस क्रम में जो उद्यमिता के लिए जो आईटी और पीओएस के बारे में बताया गया कि किस तरह से उद्यमिता में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो तकनीक है, वो आवश्यक है। इसी सत्र में पौरी के उत्पाद, बीज, उर्वरक विषय पर डॉक्टर एसके शुक्ला जी, जो कि पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, उन्होंने डिटेल में जानकारी दी कि किस तरह से बहुत सारे जो जैव जैविक जो खादें हैं, जो उत्पाद हैं, जो उसका उनके संस्थान के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है और किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण और है ये सेवा उनकी तरफ से। साथ में मिट्टी के जो नवाचार हैं, इस पर बात रखी गई टीम के द्वारा, श्री विक्रांत जी और उनकी टीम के द्वारा। उन्होंने बताया कि मिट्टी की जाँच पहले कितनी जटिल थी, लेकिन इसमें सरलता और निरंतर सरलता लाई जा रही है। वास्तव में हम जो आहार की बात कर रहे हैं और आहार की बात कर रहे हैं, तो जहाँ से आहार का स्रोत है मिट्टी और वो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, समय-समय पर इसी योगाहार में भी और योगाहार के अधिकतर सदस्यों ने बात बताई, वही बात श्री विक्रांत जी और उनकी टीम ने सामने रखी और कहा कि इसके लिए जो मिट्टी परीक्षण है, सॉइल हेल्थ को समझना है, वो कितना आवश्यक हो गया है और ये बताया गया कि पतंजलि के द्वारा मिट्टी परीक्षण के लिए क्या-क्या किया जा रहा है, ताकि किसान अपने मिट्टी के स्वास्थ्य को खुद ही समझे, खुद ही परखें। पतंजलि ग्रामोद्योग के बारे में श्री अतुल जोशी जी ने विस्तार से बताया और पतंजलि स्टोर और आरोग्य केंद्र के बारे में भी श्री अंकुर गुप्ता जी और उनकी टीम के द्वारा बताया गया कि किस तरह से जो पतंजलि स्टोर कार्य कर रहा है, जो आरोग्य केंद्र है वो कार्य किया जा रहा है, उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है और पतंजलि लेखन सामग्री के बारे में श्री पंकज जी स्वदेशी जी के द्वारा
दिव्य प्रकाशन के माध्यम से जो साहित्य सृजन किया जा रहा है, पतंजलि के द्वारा जो साहित्य सृजन किया जा रहा है और पतंजलि ज्ञान पथ के माध्यम से उसको सार्वजनिक किया जा रहा है, लोकहित के लिए, जनहित के लिए और किस तरह से जो वैदिक सनातन ज्ञान, योग, आयुर्वेद का प्रसार किया जा रहा है, उन्हें डिटेल से बताया और उन्होंने कहा कि ये साहित्य ऑनलाइन भी उपलब्ध है, यानी ऑनलाइन भी हम इसको ले सकते हैं। इसी क्रम में बुंदेलखंड में क्योंकि बहुत बड़ी एक पतंजलि कार्यक्रम जो भी कृषि से संबंधित कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें जो किसानों के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, किए जा रहे कार्य हैं, उनकी एक सक्सेस स्टोरी के रूप में अगर उदाहरण बुंदेलखंड को लिया जाए, तो वहाँ पे किस तरह से तुलसी और जो मेडिसिनल प्लांट हैं, उन पे हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं। यह श्री पुष्पेंद्र यादव जी और उनकी टीम के द्वारा बात रखी गई। एफपीओ पर जानकारी दी गई, जिस एफपीओ के बारे में हमने बार-बार समझा जाना, उसमें एफपीओ के कई सदस्य उपस्थित थे, कई एफपीओ वहाँ पे उपस्थित थे और उन्होंने अन्य जो एफपीओ संचालक बंधु वहाँ पे थे, डायरेक्टर्स और सचिव थे, उनको ये आश्वासन दिया कि आपके पास कोई भी समस्या हो, हमसे संपर्क करें और हम उसका निदान करेंगे। फिर वो जो उत्पादों की खरीद के बारे में जो अलग-अलग उत्पाद हैं पतंजलि के, तो वो किस तरह से उनकी खरीद की जाती है, देश से और विदेश से भी। उसमें शहद, अन्न, दाल, मसालों पर खासकर बात रखी गई और डॉक्टर जो अतुल जोशी जी हैं, उन्होंने पतंजलि पशु आहार के बारे में जानकारी दी कि वर्तमान में पतंजलि पशु आहार का जो कार्यक्रम है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है और ये जो पशु आहार है, हमारे पशुओं के लिए कितना आवश्यक है, उन्होंने ये बात रखी। उन्होंने ये बात भी रखी कि हम जो हमारी गाय की भारतीय नस्ल है, उनको किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं और इस पे लोगों ने खूब उत्सुकता से चर्चा को सुना। साथ ही अ, जो एफपीओ की जो बातें थी, साथ जो अब इसके साथ ही जो द्वितीय सत्र में हमें परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने हमें संबोधित किया और अपने संबोधन में इतनी सरल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने बातें रखी और स्पष्ट बातें रखी कि हम योग तो कर रहे हैं, लेकिन आहार के लिए जो खेती कर रहे हैं, उसमें घपलत तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि पता चला कि एक बात तो उन्होंने ये बात रखी है कि हम सबसे पहले तो अपने लिए कम से कम अपने लिए तो जैविक उत्पादन करें ही करें और दूसरा ये कि जब हम एक ग्रुप के रूप में और एक सहकारिता के माध्यम से जब खेती करते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति आपस में हम सभी से परिचित करते हुए अपनी खेती करते हैं और खेती से उत्पन्न उन उत्पादों को उसका साझा करते हैं किसान के रूप में और उपभोक्ता के रूप में, तो हमारी विश्वसनीयता बनी रहती है और ये विश्वसनीयता खेती में और हमारे अनाजों में जो ज़हर पटा हुआ है, उसको दूर करती है। दूसरी तरफ हम जब जैविक के नाम पर हम खरीदारी करते हैं, तो क्या पता किसमें क्या पड़ा हुआ है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले तो हम अपने लिए करें, फिर हम दूसरे के लिए करें तो ग्रुप में करें जो कोऑपरेटिव माध्यम से करें, तो इसमें विश्वसनीयता बनी रहती है। बड़ी क्योंकि उसमें हमारे सदस्य क्योंकि योगाहार में आपने आप में राजस्थान स्टाइल के नाम से उन्होंने
एक सेट को का उपयोग वहाँ पे किया है। तो किसान बंधु खेमराज जी ने जब अपने अनुभव के रूप में आचार्य श्री के सामने रखा कि बात रखी कि मैं जो हाईटेक टेक्निक्स यूज़ कर रहा हूँ उसमें अपनी खेती में और करोड़ों का उत्पादन, करोड़ों का लाभ कमा रहा हूँ, तो आचार्य श्री ने एक बात स्पष्ट तौर पे ये रखी कि हम चाहे करोड़ों रुपया कमाएँ, लाखों रुपया कमाएँ, जितना भी पैसा कमाएँ, लेकिन उसमें हमने खेत में कितनी लागत लगा दी, इस बात का आकलन बहुत ज़रूरी है। पता चला हमने लाखों रुपया लगाया है और वही लाखों रुपया साल भर में हमें वापस आया है। तो जो लगाया वही वापस आया है या कभी-कभी इसी क्रम में जबकि हम हाई टेक्निक्स को उच्च तकनीक को अपने खेतों में इनपुट के रूप में लेते हैं, तो उसमें हमारे श्रम की गुंजाइश और अधिक हो जाती है। यानी हम अगर हाई-टेक अपने खेतों को करना चाहते हैं, तो मेहनत हमें कई गुना करने की आवश्यकता है, तो तब हम आगे की दिशा में अ, फल की दिशा में, सफलता की दिशा में बढ़ सकते हैं। पता चला हमने हाई-टेक तो कर दिया, लेकिन हाई-टेक अपने आप देने की कोई हाई-टेक से बिना श्रम के कुछ मिलने की संभावना अगर हम सोचें तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी उन्होंने बात कही है, कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं और उनकी पीड़ा बार-बार झलकी कि हमारे कृषक बंधु जो हैं, वो अच्छा उत्पादन करें, अच्छी आय प्राप्त करें। उनका कहना था कि जो किसान है उसको फटे कपड़ों में दिखाया जाता है, दीनहीन स्थिति में दिखाया जाता है। तो ये साजिश है एक तरह से। उनका ये भी कहना था कि अगर धरती पे सबसे संपन्न व्यक्ति है, वो है किसान, क्योंकि वो देने वाला है और अन्य उपभोक्तागण या दूसरे गण वो लेने वाले हैं। तो जब देने वाला बड़ा है या लेने वाला बड़ा, तो उन्होंने कहा कि किसान तो असल में देवता है। हाँ, उसके देवत्व को बनाए रखने के लिए हम जो उपभोक्ता हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस पे अवश्य विचार होना चाहिए और किसान अपनी खुशहाली को कैसे मेंटेन करे, इस बात पर भी उसे गौर करने की आवश्यकता है। सर्व समाज को गौर करने की आवश्यकता आचार्य श्री ने कही और भी बहुत सारी बातें उनके लगभग 1 घंटे से अधिक उन्होंने बात रखी और उनके समक्ष कुछ योगाहारी सदस्यों ने अपने-अपने विचार भी प्रकट करे। योगहार से जो अनुभव प्राप्त किए थे, वो अनुभव उन्होंने प्रकट किए। उसमें आदरणीय श्री अ, मुनीलाल जी भाई साहब ने कृषि संस्कृति और अध्यात्म पर और उसी तरह से हमारी बहन आदरणीय रंजना बहन जी ने जो दैनिक योगाभ्यास है वो किस तरह से कार्य कर रही हैं और किस तरह से जटिलता को सरलता में बदल रही हैं, ये बात रखी गई। आदरणीय मुकेश मालवीय जी ने, आदरणीय अशोक पटेल जी ने, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने, आदरणीय कल्पना कोटले बहन जी ने और आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट सर ने वहाँ पे अपनी बात रखी, अन्य सदस्यों ने भी बात रखी हैं। तो आचार्य श्री आप सभी की बातों को उन्होंने गौर से सुना और प्रत्येक बात पर प्रतिक्रिया भी दी और उनकी प्रतिक्रिया इस तरह से थी, इतनी सरलता से थी कि ये लगा कि जैसे वो योगाहार को प्रतिदिन सुनते हों। यहाँ तक कि जब ये बात रखी गई कि योगाहार में अलग-अलग जो जैविक विधाएँ हैं, अलग-अलग जैविक विधाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा मॉडल होना चाहिए, एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा खेत होना चाहिए जिसमें इन सभी विधाओं का समागम हो और इंटीग्रेटेड खेती के रूप में इस मॉडल को हम सामने रखें। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग कृषक बंधु अलग-अलग विधाओं को लेकर के जो सफलताएँ पा रहे हैं, वो एक खेत में, एक बड़े से खेत में एक मॉडल के रूप में दिखाया जाए, ऐसी भी वो संभावनाएँ, ऐसी भी वो सहायता और ऐसा भी वो मार्गदर्शन कर सकते हैं, करने वाले हैं।
यहाँ उत्तराखंड के यमकेश्वर एक ब्लॉक है, वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे पतंजलि की खूब बड़ी ज़मीन है। तो उस उन्होंने आह्वान किया किसानों से कि वो आएँ और वहाँ पे राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड गुजरात के अपने केरल या फिर अपना असम, जहाँ-जहाँ, जो-जो विधाएँ हैं वो उस क्षेत्र में यमुकेश्वर ब्लॉक में सभी का स्वागत है और उस क्षेत्र में वो अलग-अलग मॉडल खड़ा करें और इस मॉडल से फ़ायदा ये होगा कि सीखने, समझने की योगाहार की जो परंपरा हमने गढ़ी है या इसको हमने जिया है योगाहार के 3 वर्ष में, तो इसका दर्पण वहाँ पे हम देख सकेंगे। अलग-अलग राज्यों के मॉडल्स एक जगह पे खड़े होकर के हम देख सकेंगे और अलग-अलग तकनीकों का जो लाभ हम ले सकेंगे और ऐसे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, प्रशिक्षण प्रोग्राम होंगे, एक जगह पे उनको देखकर, समझकर हम अपने-अपने क्षेत्र में जब प्रस्थान करेंगे, तो वहाँ पर फिर इसका प्रचार-प्रसार और इसका सदुपयोग हम कर सकेंगे, ऐसी बात उन्होंने रखी। इस क्रम में एक बात शायद मैं आगे-पीछे हो रहा हूँ, लेकिन ये बात भी अ, देखने को मिली कि हमारे कुछ जो अतिथि थे, जैसे सहारनपुर से संदीप चौधरी, जो कि आप सभी को याद होगा, एक सीरीज़ चली थी आदर्श गाँव। तो मॉडल गाँव पर जब हम वार्ता कर रहे थे, तो उसमें संदीप चौधरी जी, जो कि उनकी पत्नी प्रधान हैं अ, सहारनपुर के एक गाँव की और उन्होंने अपने गाँव को मॉडर्न करने के लिए भरसक प्रयत्न वो कर रहे हैं। उसमें उन्होंने अपने गाँव में की गतिविधियों को वहाँ के जो प्रधान हैं या वहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल सदस्य हैं, वो कहीं से भी उसकी निगरानी यानी वो भारत के किसी कोने में हों, वो अपनी खेत की अपने क्या गाँव की निगरानी किस तरह से कर सकते हैं, उन्होंने उस गाँव को बड़ा हाईटेक बनाया। और उन्होंने इस बात को अन्य सदस्यों के सामने व्यक्त किया, लेकिन संदीप चौधरी जी ने आचार्य श्री जी को एक चरखा भेंट किया और जब अन्य सदस्य से बात कर रहे थे, तो उन्होंने वो संकल्पबद्ध हुए कि मैं अपने खेत को विषविहीन और पूरे गाँव को विषविहीन करूँगा। इस संकल्प के साथ वो आगे बढ़े। उनके पास समय कम था, वो जल्दी चले गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने खेतों को सारे गाँव के सारे खेतों को विषम मुक्त करूँगा, ये संकल्प लेता हूँ और अपने खेतों को विश्व मुक्ति की तरफ ले जाऊँगा, साथ में अ, अपने आस-पड़ोस के गाँवों को भी संदेश दूँगा। तो इस तरह के संकल्प एक-एक व्यक्ति ने अपने-अपने साथ लेकर के, आत्मसात लेकर के सभी लोग आगे बढ़े। इस क्रम में जब कार्यक्रम हम मंच पे तो चल ही रहे थे, लेकिन जब-जब समय मिल रहा था, तो हमारे जो सदस्य थे, वो एक-दूसरे से भी अपने कार्यों को साझा कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह वो अपने प्रयासों से, अपने खेत में, अपने भोजन में निर्विकारता ला रहे हैं और उपभोक्ता के लिए भी अ, जो विषमुक्त भोजन मुहैया करा रहे हैं। इस बीच हमारे समय-समय पर इस मंच पर अपना मार्गदर्शन देने वाले विनय कुमार सर ने भी बहुत सारे लोगों से संपर्क किया। तो उन्होंने भी जो आईपीएम पर उन्होंने आचार्य जी के समक्ष भी ये बात रखी कि किस तरह से आईपीएम जो है जैविक खेती के लिए महत्वपूर्ण है और किस तरह से वो लोग कार्य कर रहे हैं, किस तरह से योगाहार के सदस्य आईपीएम को का सदुपयोग कर रहे हैं। चाहे नर्मदापुरम में हो, चाहे फिर लखनऊ में है या फिर हरियाणा और राजस्थान में। तो इस तरह से अ, लोगों ने अपनी बात रखी है। आज एक बात और भी थी कि जो पद्मश्री श्री सेठपाल जी भी इसमें उपस्थित रहे और आचार्य श्री ने उनसे भी संक्षिप्त में वार्ता करी और साथ ही जो हमारा
तृतीय दिवस था। तृतीय दिवस में भी हमारी आदरणीय डॉक्टर एन.पी. सिंह जी जो कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हम सभी योगाहारियों को संबोधित किया और बताया कि किस तरह से भारतीय शिक्षा बोर्ड कार्य कर रहा है, किस तरह से उसकी गतिविधियाँ आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण बात बताई कि लोगों को लगता है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड ऐसे लग रहा है कि लोगों को ऐसा लगता होगा कि पतंजलि का एक उपक्रम है। लेकिन भारतीय शिक्षा बोर्ड असल में पतंजलि का उपक्रम नहीं है, बल्कि परम पूज्य स्वामी जी के माध्यम से जो आइडिया, जो परामर्श लगातार 12 वर्ष से भारतीय सरकार अलग-अलग सरकारों को दिया जा रहा था, प्रदेश सरकार को 10 वर्षों से दिया जा रहा था। तो उससे निकल कर के भारतीय शिक्षा, भारतीय जो परंपरागत वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, भौतिक शिक्षा जो अलग-अलग विविध विषयों पे है, सभी विषय उसमें सम्मिलित हैं। तो ये भारतीय उत्कृष्ट शिक्षा भारतीयों को कैसे मिले, ये सरकार का ही उपक्रम है, जिसमें एक पतंजलि इसको आगे बढ़ाने के लिए एक वर्किंग बॉडी है, जिसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। जो इंस्पो उसमें किस तरह से इसको कार्य करना है, किस तरह से समितियाँ बनानी है, इसमें पतंजलि सहयोग कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है पतंजलि द्वारा स्पॉन्सर्ड है और भारतीय सरकार या भारत का ये उपक्रम है, जो आने वाले समय में हमारी शिक्षा पद्धति को न्याय संगत तरीके से हमारे विद्यार्थियों, हमारे शिक्षकों के साथ हम इस बोर्ड के साथ आगे बढ़ेंगे। और जैसे आदरणीय पवन सर ने बता ही दिया है कि जब तक हमारे अतिथि आते, उसमें बीच में जो इंटरवल था, जो समय था, तो उसमें वार्तालाप करने का हमें मौका मिला। उसमें आदरणीय पवन सर ने समय-समय पे आने वाले योगाहारियों के जो शब्दों का संरक्षण किया था, शब्दों का भंडार, डिक्शनरी उन्होंने तैयार की थी। उसके माध्यम से तैयार आदरणीय पवन कुमार सर की जो कविताएँ हैं, उसका भी वहाँ पे वाचन हुआ। और उन कविताओं के माध्यम से यूँ लगा कि जो 3 वर्ष का जो योगाहार का समय था, वो अलग-अलग पंक्तियों ने उसमें समा बिखेरी और एक चित्रण किया कि किस तरह से योगाहार में क्या कार्य आगे बढ़ रहे हैं। और वही समय था जब सभी लोगों ने, क्योंकि सुबह के समय हनुमान चालीसा उससे नहीं हो पाई, तो एक हॉल में हनुमान चालीसा सभी आदरणीय सदस्यों ने उसका पाठ किया। और उसके बाद जब भोजन हो गया, तत्पश्चात हमने जो पदार्था की कुछ यूनिट का भ्रमण किया और भ्रमण के बाद गंगा आरती के लिए सभी लोग प्रस्थान किए। सभी लोगों ने गंगा आरती की, लोग गंगा जी में डुबकी लगाई, वहाँ का आनंद लिया, फिर वहाँ से वापस हुए। दूसरे दिन, अंतिम दिवस पर, क्योंकि दिन में ही पहले से ऐसी व्यवस्था तो नहीं थी और ऐसी कोई संभावनाएँ भी नहीं थी। और संभावनाएँ दिख नहीं रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि परम पूज्य स्वामी जी बहुत ही व्यस्त, अपने शेड्यूल में व्यस्त हैं, पता नहीं दर्शन हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे। लेकिन वो गुरु कृपा हुई, वहाँ से संपर्क हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। आदरणीय पवन सर, आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब ने सूचना दी कि सभी लोग सुबह पतंजलि योगपीठ में साथ मिलकर के योग करेंगे। और आदरणीय हमारे सभी सदस्य पतंजलि के प्रांगण में पहुँचे, जहाँ आज स्वामी जी महाराज के द्वारा सभी को आशीर्वचन प्राप्त हुए। बहुत सारी अच्छी-अच्छी झलकियाँ अभी बाकी हैं, जिनको मैं बता नहीं पाया हूँ और जो हमारे आदरणीय सदस्यों के द्वारा बताई जाएँगी। ये मैंने कुछ-कुछ बिंदुओं को यहाँ पर उजागर किया है। आदरणीय सदस्यों का अनुभव और योगाहार से संबंधित उनके जो स्मृति है, हम
आने वाले समय में हम योगाहार के इस मंच पर देखेंगे। और मैं आदरणीय पवन सर से मार्गदर्शन के लिए संक्षेप में टिप्पणी लेना चाहूंगा और फिर हम आदरणीय सदस्यों के पास पहुंचेंगे। जी धन्यवाद दिनेश जी, बहुत सुंदर। कुछ चीजें छूट गई हैं। अभी भट्ट जी ने भी जो मृदा स्वास्थ्य के ऊपर स्किट के ऊपर बातचीत की है, उसके बारे में हमारे जो वक्ता हैं वही बताएंगे, तो उनका कैसा लगा। इसके अलावा वो जो किताबों का विमोचन हुआ था उसको भी हम चर्चा कर लेंगे। तो मैं अब आगे डॉक्टर विनोद भट्ट से ही अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात कहें और फिर एक एक करके सभी लोग अपने करें। और ये आज अगर हम कंप्लीट नहीं भी कर पाते हैं फीडबैक सेशन, तो कल भी हम इसको जारी रख सकते हैं। कल भी हम चर्चा कर सकते हैं, और भी विषय है चर्चा करने के। तो हम आराम आराम से अपनी बात कह के इस कार्यक्रम को आज समयबद्ध तरीके से समाप्त भी करेंगे और अपनी चर्चाएं हमारी जारी रहेंगी कुछ कुछ एक समय के लिए। फिर हम आगे के बारे में बातचीत करेंगे। तो आप विनोद भट्ट जी को मैं बुलाऊंगा और उसके बाद दिनेश आप संचालित करते हैं। जी ओम, सभी को प्रणाम। इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर काफी अच्छा लगा। काफी लोगों से, पुराने लोगों से जो 3 वर्षों से इस कार्यक्रम में नियमित रूप से उपस्थित हो रहे हैं, उसके अलावा भी कई लोगों से पहचान हुई। मैं कह रहा था कि कई लोगों को तो हम जानते थे पर पहचानने लगे, तो जानने और पहचानने में अंतर है। तो पहचान भी हुई, पहचान तो थी, जानने भी लगे। तो ये उसमें एक चीज दिनेश जी ने बहुत अच्छी तरह से इसका विवरण दिया, लेकिन उसमें एक जो बच्चों ने, पतंजलि के जो बच्चों ने स्किट किया था वो भी अद्भुत था। और थोड़े से समय में उन्होंने एक बहुत अच्छी जो जानकारी दी कि किस तरह से जैविक और रासायनिक खेती में अंतर है और क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है रासायनिक खेती के, वो सब उन्होंने कुछ ही अंतराल में सबको बहुत सुंदर तरीके से उसका विवरण दिया। दूसरा जो एक चीज ये छूट गई थी, जो कैनोपीज लगी थी, वो उसके बारे में भी थोड़ा सा रह गया था। कई लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित किया था। तो कुल मिला के जो सुबह से लेके और देर रात तक की जो व्यस्तता थी, तो वो व्यस्तता में ऊर्जा की कहीं कमी नहीं लगी। उसमें ऐसा नहीं लगा कि अब थक गए हैं, अब आराम करना चाहिए। अब और ये ऐसा लग रहा था कि अगर आगे जो होने वाला है उसको कोई कहीं वो मिस ना हो जाए। तो जैसे मैंने सॉइल वाला जो सेशन था, जो डेमोन्स्ट्रेशन था, उसको अटेंड किया। तो उसमें थोड़ा सा मुझे ये लगा कि मेरे को जो है एफपीओ वाला जो सेशन था वो मेरे से मिस हो गया। तो पर लेकिन मैंने जब वो सॉइल सेशन कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मैं एफपीओ वाले सेशन में थोड़ा बहुत जो भी रहा उसमें मैं पार्टिसिपेट किया उसमें। तो ये जो उसमें असल में इस कार्यक्रम में जो पतंजलि का जो विराट स्वरूप है वो भी देखने को मिला कि कितना विस्तृत, कितना कहाँ से मैं असल में मैं इस यात्रा का अपने आप को साक्षी भी मान सकता हूँ, क्योंकि मैं जो कनखल आश्रम है उसमें मेरे ख्याल से लगभग 25 साल पहले गया था। तो उस टाइम इसकी पतंजलि योगग्राम की और पतंजलि की जो है मतलब एक उसके बाद कुछ ये सुनने में आ रहा था कि ऐसा होगा। और उस टाइम एक डॉक्टर भार्गव होते थे,
तो उनके साथ मैं घूमा। और एक हमारे एक पंतनगर के एक कोई एक डॉक्टर, नाम भूल गया उनका, तो वो वहाँ पे जो नर्सरी थी उसमें उसमें वहाँ पे वो रहते थे। तो वहाँ पे भी मैं, जब वो छोटी सी नर्सरी हुआ करती थी, वहाँ पे भी मैंने देखा है। और आज उसका विराट स्वरूप देखा तो मन प्रसन्न हो गया। मन इसलिए प्रसन्न हुआ कि एक व्यक्ति का जो परिकल्पना है वो उसको किस तरह से उसको वास्तविक रूप में परिणित कर सकता है। तो वो एक बहुत बड़ी अपने आप में प्रेरणा है। और इसके दौरान जो अलग अलग आयाम जो दिखाए गए, जो अलग अलग चीजें इसमें देखने को मिली कि आप किस तरह से आप जो है, एक उद्यमिता वाला जो सेशन था वो बहुत ही अच्छा था, खासकर उनके लिए जो कि कुछ नया करना चाहते हैं कुछ। और उसमें जी भट्ट जी, गांव आपके स्तर, बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है, जरा कुछ जगह चेंज कर लीजिएगा, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है बीच बीच में। वो दाल पक रही है। आहार पर हो रहा है, आहार की तैयारी वो हो रही है। दाल पकना भी जरूरी है, पर मुझे लगता है इसके लिए मुझे क्षमा मांगनी पड़ेगी आपसे, क्योंकि मैं अगर दूसरी जगह भी जाऊंगा तो आवाज शायद नहीं रुकेगी। तो ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है। मेरी बात अब वैसे खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसमें जो उद्यमिता वाला सेशन था वो मुझे विशेष रूप से युवाओं के उसके हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा हो। और उससे उनको प्रेरणा अवश्य मिली होगी। कई लोग इसको सुन के जो है अपना जो है कुछ कार्य शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष रूप से पवन जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनकी सारी टीम को, कि हमें इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी आदरणीय, बहुत-बहुत धन्यवाद। और वास्तव में ये जो बिंदु थे, वो मुझसे छूट गए थे। और जब आदरणीय भट्ट सर ने ये बताई है कि किस तरह से विद्यार्थियों ने एक लघु नाटिका, एक सॉइल स्किट पे जो नाटिका दर्शाई, वो हम बीच-बीच में समय-समय पर हमने जो साँप-सीढ़ी का खेल देखा, सॉइल हेल्थ का खेल देखा, उसका ही नाट्य रूपांतरण हमने इस कार्यक्रम में देखा। नाट्य रूपांतरण और वो जो साँप-सीढ़ी का पूरा चार्ट विद्यार्थियों के हाथों में था, और उन्होंने इतनी सरलता से बताया कि किस तरह से हम अलग-अलग कदमों को आगे बढ़ते हुए खेती की जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, उसमें सफलता पा सकते हैं। या फिर किस तरह से अगर हम अगर हमारी खेती की जो प्रैक्टिस है, उसमें हम गड़बड़ी होती है, तो हमें फिर नीचे किस तरह से वापस आ जाना पड़ेगा। रिस्क हम हाँ, जो दर्शाया गया था उसमें। तो कुल मिलाकर ये था कि विद्यार्थियों ने इतनी सटीकता से इस नाटिका को दिखाया कि मुझे तो लगता है, मैं निवेदन भी करता हूँ कि नाटिका के इस भाग को अगर जो वीडियो एक क्लिप बनाया जाए, और इस वीडियो क्लिप को जब हम अलग-अलग जगह योगाहार यात्रा में जाएँ, तो इसको हम लोगों के पास प्रशिक्षण के दौरान, वार्ता के दौरान या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम के दौरान अवश्य ही दिखाएँ। जिससे कि साँप-सीढ़ी का ये खेल है, बहुत ही सटीकता के साथ, महत्व के साथ और सरलता के साथ हम दिखा सकें, और इससे हम सीख सकें। इसमें आदरणीय पवन सर और उनकी जो टीम है, उसने जो कम समय में और कम समय में तैयारी के साथ और कम समय में जो दर्शाया विद्यार्थियों ने, वो बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है। और आने वाले समय में अगर ये संभव होगा, तो योगाहार के मंच पर ऑनलाइन इस क्लिप को हम दिखा सकेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना भी है। और साथ में मैं आदरणीय
सदस्यों से ये निवेदन करता हूँ कि अभी आपकी जो कुछ जिज्ञासा अ, प्रकट हो रही हो, तो आप अपनी बात रखें। जी, आदरणीय प्रणाली मराठी जी। ओम ओम अ, इस कार्यक्रम में मैं सहभागी नहीं हो सकी, लेकिन आपने जो आज निवेदन दिया है तो अभी मेरे मन में एक विचार आया तो साझा करती हूँ कि ये जो नाटिका के बारे में आपने बताया, वो नाटिका हमें मिले तो स्कूल में उसका प्रस्तुतिकरण करने में सुलभता होगी। आदरणीय पवन कुमार जी, जिन्होंने सेंद्रीय खेती और पर्यावरण के बारे में जो कविताएं लिखी है, वो भी स्कूलों में प्रस्तुत हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा समाज तक वो फैलेगी और इसके बारे में जो जागरूकता होनी चाहिए, इसके लिए एक माध्यम मिलेगा। ये मेरे मन में आया कि अनेक स्कूलों में ये नाटिका सेंद्रीय खेती पर आधारित और ये जो कविता ये है आदरणीय पवन कुमार जी की, उसका प्रस्तुतिकरण हो जाएगा समाज के आगे, तो प्रसार प्रचार में इसका बहुत उपयोग होगा। ये विचार मेरे मन में आया, इस तो मैंने शेयर किया है। ओम प्रणाम। जी, जी आदरणीय जी, धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं आदरणीय सर से जी सर स्वागत। जी, जी। बिल्कुल, मैं ये जो नाट्य हुआ ना, पहले मैंने सोचा था नाटक जो सॉइल हेल्थ पर किया, पहले मैं सोच रहा था कि हमारी टीम ही इसको कर लेगी। फिर मैंने देखा कि हमारी टीम तो ऐसे कार्यों में व्यस्त है, तो ये अपना कार्य को करते हुए इसको करने पर इनको कठिनाई होगी। तो मैंने विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं, उनसे बातचीत की, उनको बात समझाई, उनको एक पत्र लिखा, उस पत्र का उन्होंने संज्ञान लेकर के उसका अनुमोदन लिया आचार्य जी से और फिर हमारी टीम तैयार हो गई। ये करीब 20 दिन 25 दिन पहले की बात है। इस टीम का जब मतलब ये जो अनुमति मिल गई, फिर हमने एक डिपार्टमेंट के जो छात्र-छात्राएँ उनके साथ संवाद करते हुए उनसे ही कहा कि आप अपने कुछ छात्र दे दीजिए और इनको काम सरल बनाने के लिए इसका एक स्क्रिप्ट जो है वो पहले तैयार किया गया। स्क्रिप्ट मैंने तैयार किया, मैंने अंग्रेजी में तैयार किया, फिर मैंने इसको हिंदी रूपांतरण किया। हिंदी रूपांतरण करने के बाद उसमें जो इस सांप-सीढ़ी के खेल में जो शपथ है, उसको सम्मिलित किया और अंत में जो गीत है वो मेरी जो पहली कविता का पहला भाग है, उसको भी उसमें सम्मिलित किया। इस स्किट में हमने जो पात्र थे वो उनका मैं संक्षेप में विवरण देता हूँ। एक तो जैविक किसान है, एक रासायनिक किसान है। एक 2 कृषि सखी हैं या स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ हैं। 2-3 बच्चे हैं, जिनके साथ ये गेम खेला जाएगा। केवीके के वैज्ञानिक हैं या कृषि विभाग के अधिकारीगण हैं या कोई भी कार्यकर्ता है जो कि ग्रामीण स्तर पर कार्य करते हैं और वहाँ के ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं, वो भी इसमें सम्मिलित हैं। तो ऐसे करके इसके पात्रों को लेकर के किसके मन में क्या चीज़ करने की उनका भूमिका है और उस भूमिका के साथ उनका दृष्टिकोण इस मृदा स्वास्थ्य के प्रति वर्तमान में क्या है या जानकारी है या नहीं है। अगर जानकारी है, अगर कुछ काम कर रहे हैं, तो केमिकल खेती वाला किसान केवल रसायनों की बात करेगा, जैविक किसान अपने जैविक तरीके से बात करेगा और जो बाकी लोग हैं उनकी भूमिका उत्प्रेरक की है। लेकिन इसमें केंद्र बिंदु जो है वो बच्चे हैं। ये बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ ये खेल खेला जाए। क्योंकि बच्चे जब इसको समझेंगे तो उन चर्चाओं को, उन अपने प्रश्नों को, अपने जो अनुभव उनको मिलता है, जो ज्ञान मिला है, उसको वापस जाकर के वो अपने घरों में उस पर बातचीत करें, अपने पिता, माता, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर के बातचीत करें। मुझे लगता है कि इसकी प्रासंगिकता बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों से शुरुआत करें। इसलिए प्रणाली जी ने जो बात कही है, मैं उनको स्क्रिप्ट भी उपलब्ध कराऊँगा और जैसे ही इसका वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी, उसको भी मैं उपलब्ध करा दूँगा। जो मैंने स्क्रिप्ट दी थी बच्चों में, उसमें संशोधन करते हुए, उसमें अपने कुछ नए शब्द डाल के शुरुआती उसमें उसको और बेहतर बनाया है।
तो उनका भी बहुत आभार है। मैंने 2-3 बार उसके रिहर्सल कराया, उनका एक ग्रुप बनाया, फिर उससे कहा कि जब मैं नहीं जा पाया कि अपना वीडियो बना के मुझे भेजो, और उनकी सारी टीम ने और उनके जो संकाय के जो हेड हैं, उन्होंने मेरे साथ मिलकर के काफ़ी परिश्रम किया, और मुझे केवल 1 या 2 बार जा कर के फिज़िकली उसको देखना पड़ा, और फिर वो परफेक्ट हो गए। और अब शायद यह बात, क्योंकि विस्तारीकरण की जब बात हो रही है, तो मेरी बातचीत जब कृषि मंत्रालय से हो रही है, तो उनको भी यह नाटक के बारे में बता दिया गया है, और वो स्वयं इसको देखना भी चाहते हैं। और अगर वो देखेंगे और उनको पसंद आएगा, तो हो सकता है कि आने वाले जो जैविक खेती या प्राकृतिक खेती मिशन में वो इस तरह की चीज़ों को भी सम्मिलित कर लेंगे। मुझे लगता है कि इस प्रकार से विस्तारीकरण, हमारा जो मुद्दा है वो नाटक नहीं है, मुद्दा जो है वो मृदा का स्वास्थ्य है। हम मृदा के स्वास्थ्य के प्रति कैसे लोगों में जागरूकता फैलाएं और कैसे करें, उसके माध्यम अलग-अलग हैं। उसका माध्यम लेक्चर हो सकता है, उसका माध्यम कविता हो सकती है, उसका माध्यम डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, उसका माध्यम नाटक हो सकता है। और अब इसी समय पर जब ये सब कार्य हो रहा था, तो एक कॉन्टेक्स्ट में मेरे जब पुत्र ने सम्मिलित हुआ, तो उसने भी इस विषय पर एक ऐप भी बनाया है, और उसने उसको पार्टिसिपेट किया एक हैकाथन में। उसकी वोटिंग हो रही थी इस बीच में, तो उसकी वोटिंग भी चली। अब उसका रिजल्ट आना बाकी है कि किसको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, किसको वोट ज़्यादा मिलेंगे। तो अब आने वाले समय पर जो भी उसकी भी जानकारी होगी, तो ये ऐप जब उपलब्ध हो जाएगा, तो ये सबको और आसानी से सुगमता के साथ सबको मिल जाएगा, और उसके माध्यम से बच्चे, बूढ़े, जो भी बुजुर्ग हमारे जितने भी हैं, महिलाएं, जब इसको खेलेंगे और अपना ज्ञानवर्धन करेंगे, तो हमारा मुद्दा जो है पानी स्वास्थ्य का, उसको समझने में और उसके प्रति कार्य करने पर हम बहुआयामी तरीके से, मल्टी डायरेक्शनल तरीके से हम उसको टैकल करने पर अपना सामर्थ्य बना सकते हैं। ये है वो इस तरह से किया गया है कि हम इसको हम आगे लेकर के चलें और अपने मुद्दों पर बातचीत करें। और ये सब माध्यम है। हमारा सांप-सीढ़ी का खेल भी एक माध्यम है। हम और भी जो कार्य कर रहे हैं, वो सब माध्यम है। कुल मिलाकर के धरती माता बचनी चाहिए। अब धरती माता बचेगी तभी हम आगे भी बच पाएँगे। यही मेरा निवेदन है। मैं आपको और जो भी इच्छुक ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपने क्षेत्र में इस नाटक के माध्यम से इसको करना चाहते हैं, यह कविता है, कविता की मैं किताब लिखने के प्रयास करूँगा, उसको कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा, और वो मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। लेकिन निवेदन ये है कि आप जब लेंगे, तो उसके ऊपर जो भी किया है उसका फीडबैक देते रहें, जिससे कि हम उसमें उन चीज़ों पर और सुधार कर सकें और उसको, उस चीज़ को आगे ले जा सकें, और अपना जो है बेहतर तरीके से बात को हम कह सकें और मुद्दे का निपटारा कर सकें, क्योंकि मुद्दे का निपटारा होना ज़रूरी, मुद्दे के लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। ये सब, जैसा मैंने कहा, केवल एक माध्यम है। माध्यम से हम अपने प्रमुख उद्देश्य, उसको करने की तरफ, ले जाने की तरफ एक कदम। जी, धन्यवाद। ओम। जी, जी, धन्यवाद सर। निश्चित ही ये एक माध्यम है और माध्यम का को मुद्दे को सरलीकरण किया गया है, सरलता के साथ रखा गया है और समझने में सरलता है और मुझे लगता है कि जब इस तरह से एक मैसेज है और ये सरल मैसेज, जितना मैसेज सरल होगा, उतना लोग उसे ग्रहण करेंगे और अपने जो उद्देश्य है, उसमें कामयाब होंगे। जी, और आप हाँ, ये बात रही कि विद्यार्थियों ने भी इसको खूब अच्छे तरीके से समझा है और तभी ये प्रदर्शन सभी के समक्ष सफलता के साथ आगे बढ़ा है। और इसी क्रम में जैसे आदरणीय भट्ट सर ने कहा था कि एक बात और जो रह गई है, जो वहाँ पे डिस्प्ले था, वहाँ पे कैनोपी लगी थी, वहाँ पे पतंजलि के उत्पाद रखे थे और उसमें पशु आहार थी, साहित्य था और कुछ जो दूसरे उत्पाद भी वहाँ पे थे कुछ किसान बंधुओं के द्वारा। एक बात तो वहाँ पे मुझे ये दिखी कि योगाहार के सदस्यों के मध्य आपसी वार्तालाप, हम इस पर वार्तालाप तो करते ही हैं। जैसे आदरणीय सर ने कहा है कि आप को जो मैसेज आएगा या जो पुस्तकें मिलेंगी, उसपे आपने क्या-क्या
उसमें जो सफलताएँ या फिर हम कितना उसमें हम पीछे रह गए हैं, अगर हम ये आगे मंच पर रखेंगे, तो उससे समझने, सीखने की प्रक्रिया में सरलता हो जाती है। तो इसी योग आहार के इस मंच पर जब हमने वार्तालाप की है, तो ये वार्तालाप केवल मंच पे नहीं रही है, इसमें चाहे आदरणीय रमेशचंद्र मेहरा जी की बात लें या आदरणीय शरद वर्मा सर की बात लें या अ, आदरणीय मेनपाल सिंह जी की बात लें या बावला जाट जी की बात लें, इन सभी ने चर्चा करके ज़मीन में बहुत सारी बातें उतारी हैं और उसका सफल प्रयोग भी लोगों तक, आस-पास तक पहुँचा है। इसी क्रम में जब मैं कैनोपी की बात कर रहा हूँ, डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ, तो हमारे योगाहार के मंच पर आईपीएम पे एक वार्ता हुई। वार्ता हुई कि जबकि हमारे खेतों में का जो पर्यावरण है, उसमें जहर का प्रकोप ज़्यादा हो गया है। उसके कारण कीटों की संख्या और बढ़ रही है, क्योंकि हमने जो हाइब्रिड बीज लिए हैं, उन फसलों पर कीटों का ज़्यादा ही प्रकोप हो रहा है। तब किसानों ने जो जैविक उत्पादों के द्वारा जैविक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सहायता के लिए एक आईपीएम भी एक विधा है और ये श्री विनय वर्मा जी जो योगार के सदस्य हैं, उन्होंने बात रखी और ये वार्तालाप में जब हम अलग-अलग सदस्य 2 या 2-3 सत्रों में हमने देखा तो उसमें नोएडा से जुड़े थे हमारे साथ सुरेश नौटियाल जी। आदरणीय सुरेश नौटियाल जी एक व्यवसायी हैं, एक उद्यमी हैं। तो उन्होंने उन्होंने उनके समझ में ये आया कि किसानों के लिए मैं सोलर ट्रैप बनाऊँ और उस कोशिश करूँ कि आने वाले समय में उसका जो कीमत में कमी लेकर के लोगों तक पहुँचाऊँ और योगाहार की ही एक सफलता है कि कई लोगों ने उनकी ट्रैप्स को मँगाया है और उन्होंने बाज़ार मूल्य से कम मूल्य पर और अच्छी क्वालिटी में ये आगे बढ़ाए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने अपनी एक टीम भेजी थी इस कार्यक्रम में, योगाहार की टीम में। तो कुछ सोलर ट्रैप जिनमें से उन्होंने एक आदरणीय आचार्य श्री जी को भी भेंट किया और किसानों के मध्य जब कैनोपी के आस-पास संवाद हो रहा था, तो बहुत सारे किसानों ने उनसे नाम पता लेकर के, एड्रेस लेकर के कहा कि हम इसका उपयोग करेंगे और और तो और लेकिन इस योगाहार की चर्चा से जो सफलता की सीढ़ी है, उसमें देखा कि होशंगाबाद हो गया या फिर सीतापुर उत्तर प्रदेश से और अन्य क्षेत्रों से लोग आईपीएम और जो समन्वित जैविक खेती के उपायों को और भी तीव्र रूप से और भी तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये भी योगाहार की सफलता की एक झलक थी और आने वाले समय में लोग जो हम वहाँ पे मिले, वो हमें ये दिखाएँगे योगाहार के ऑनलाइन मंच पर कि किस तरह से वो योगाहार से सीख कर, समझकर और सिखाकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में अन्य बातें तो मेरे ख़्याल से कल-परसों 1-2 दिन के सत्र में रहेंगी। लेकिन आदरणीय सदस्यों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो और वो कुछ बात रखना चाह चाह रहे हों, तो उनका पुनः-पुनः स्वागत है। और क्योंकि अधिकतर सदस्य अपनी यात्रा में हैं और इसी क्रम में आदरणीय मिथिलेश दीदी जी का हैंड रेज़ है और जी, आपका स्वागत है दीदी। जी ओम। ओम जी। सभी को नमन और वंदन, हार्दिक प्रणाम। बड़ा सुंदर अनुभव रहा हमारा कि जैसे हम सभी पहले ऑनलाइन बात करते थे, तो सभी हम मिले, एक दूसरे का परिचय तो पहले से ही है, लेकिन हमने एक दूसरे से रूबरू हुए, ये भी एक अपने आप में एक बहुत अनूठा अनुभव हमारा। और बहुत सारी जिज्ञासाएं भी और बढ़ी मेरी भी,
जैसे कि हमने जो नाटिका देखी बच्चों वाली, वो भी बहुत अच्छी थी और बहुत सुंदर प्रयास किया गया उसका। और जैसे प्रणाली मराठे बहन ने उसको स्कूलों के लिए कहा है सर से, बहुत अच्छा। मेरा भी ऐसा मन में था, तो वो मेरे मन की बात प्रणाली बहन ने भी कह दी। दूसरा जो वहाँ हमने सीखा मिट्टी परीक्षण का, पिछले साल भी मैं गई थी, तो वो हमारी दूसरी किट थी, अब वो मैंने उसका बड़ा वर्जन देखा। ये भी एक अपने आप में एक अनूठा रहा। सारे ही जो हमारे दिनेश भाई ने सारा बता दिया है, लेकिन मेरा थोड़ा सा है जो निजी, जिसकी वजह से मैंने हैंड रेज किया है। एक तो जैसे हमारे आचार्य जी ने जो बताया था कि अलग अलग राज्यों का वो मॉडल बनाएंगे, थोड़ा सा प्रकाश उस पे चाहूंगे कि थोड़ा सा और डालें उस पे प्रकाश। उसमें मेरी जानकारी अधूरी रही। और एक जानकारी में आदर्श गांव के बारे में कि उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो दोनों चीज पे अच्छे से प्रकाश यदि डाला जाए तो यही मेरी जिज्ञासा भी है और मेरा प्रश्न भी है। और अनुभव तो इतने सुंदर हैं। आज हमारी कक्षा में भी सब बहनों ने, सुबह की जो हमारी ऑफलाइन क्लास होती है, तो सभी ने अपने अनुभव बताए। और जैसे हमने प्रार्थना भी की थी परमार्थ देव महाराज जी से, कीजिए हमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। मैं तो इतनी सौभाग्यशाली नहीं रही, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे लौट के आना पड़ा पहले ही, लेकिन उन बहनों को आशीर्वाद मिल गया। और जो बहुत गदगद थी, वो कह रही थी दीदी हम जब आप जा रहे हो तो हम भी नहीं जाएंगे। तो मैं उन्हें बोल के आई थी, नहीं, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि मैं 2017 से जुड़ी हुई, ऐसा प्रोग्राम पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ। इतनी सुंदर व्यवस्था, एक रूम में दो दो बंदे, बहुत ही सारी सुविधाएं, लग्जरी जिसको कहते हैं, लग्जरी सारी फैसिलिटीज। हम संगठन से जुड़े हुए हैं और काम भी खूब कर रहे हैं, ये हमें भी नहीं मिला था। तो तुम बहुत सौभाग्यशाली बने हो कि तुम जाओ, और बहुत कम भीड़ में तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जब भीड़ कम होती है तो एक दूसरे से परिचय भी बहुत अच्छा होता है। और रहने की खाने की सुंदर व्यवस्था थी बहुत ही। तो जो बहनें गई फिर, तो वो कह रही दीदी आपने हमें भेजा, हम इतने सौभाग्यशाली रहे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का हमें योगाहार परिवार के साथ बहुत अच्छे से आशीर्वाद मिला, कम भीड़ में। मैंने जब भी संगठन में हम पहले पहले गए तो बहुत, देखो 5-5 हजार वहाँ बहनें होती हैं, तो उसमें एक एक रूम में 5-5 बंदे रहते हैं। तो मैं उस चीज को समझ रही थी कि ये बहनें कितनी सौभाग्यशाली है, संगठन से भी जुड़ी हुई नहीं है और कक्षा में ही आती हैं। एक सबका अपना अपना भाग्य होता है, वो उनका सौभाग्य था। तो और परम पूज्य स्वामी जी महाराज का भी उन्हें आशीर्वाद मिल गया, ये भी उनका सौभाग्य था। मुझे नहीं मिल पाया, जबकि हमने प्रार्थना की। और एकदम से ही फिर कुछ परिस्थिति बनी कि मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला। जी, इसी के साथ मैं फिर से यही कहूंगी कि जैसे वो अपना, हमारे आचार्य जी ने कहा कि हमें अलग अलग राज्यों के ऐसे मॉडल बनाएंगे, उस पर जानकारी चाहूंगी। और एक आदर्श ग्राम की ओर हम कैसे कदम बढ़ाएं, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। जी, जी दिनेश दीदी। भाई जी को मैं माइक सौंपती हूँ, तो अपनी वाणी को विराम देते हुए। हाँ जी दी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब प्रत्यक्ष रूप से आपके दर्शन हुए, तो मुझे ये लगा कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, वो कुछ ऐसी दिखती होंगी। कुछ वार्तालाप आपसे हुई, आपका समूह आया था, बहनें आई थीं, उनसे हुई, लेकिन बात अधूरी रह गई, समय नहीं मिला। लेकिन जो आपने 2 बातें रखी हैं आदर्श ग्राम की और जो मॉडल, एक ऐसा मॉडल खड़ा करना जिसमें भारत का दर्शन हो। तो ये असल में बड़े विषय है और समय सीमा कम है। तो ये मैं निवेदन करूँगा आपसे भी और सदन से कि आने वाले समय पर हम इस पर विस्तार से वार्ता कर सकेंगे। और हाँ, ये कह सकते हैं कि जो आचार्य श्री ने कहा था कि जो अलग-अलग किसान अलग-अलग सफल मॉडल अ, तैयार कर रहे हैं या कर लिए हैं, वो एक झलक उसकी एक खेत में दिखे, एक जगह पे दिखे,
जिसका विस्तारीकरण हम आने वाले समय में वार्ता के माध्यम से कर सकेंगे। इसी क्रम में आदरणीय रमेशचंद्र मेहरा जी का हैंड रेज है। जी, स्वागत है सर। जी ओम, सदन को नमन। आज हम योग तो नहीं कर पाए, पर राउत जी जो योग कर रहे थे उसको निश्चित रूप से देखा और बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से योग कक्षा ली। आदरणीय पवन सर ने जो कहा कि हमारे तरफ से यदि कोई कमी हो तो उसके लिए क्षमा करें, ये पूरे परिवार का कार्यक्रम था, इसमें कोई क्षमा की आवश्यकता ही नहीं है और क्षमा की बात भी नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे पूरे परिवार का कर्तव्य बन रहा था कि हम सब लोग एक साथ सहयोग करके और अपने कार्यक्रम को सफल बनाएं। और निश्चित रूप से उसमें हम, आप तो कह रहे हैं 90%, हम तो कह रहे हैं 150% हम सफल हुए हैं और कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम कह सकें कि यहाँ कमी रह गई। कमी रहने का तो कोई सवाल ही नहीं। और जो भविष्य की जो बातें हो रही है निश्चित रूप से उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। बस अभी तो हम बस में हैं, इसलिए बस इतना ही। जी ओम, सदन को नमन। जी आदरणीय ओम, धन्यवाद। और वास्तव में सत्य यही है कि योगाहार परिवार का ये कार्यक्रम जिस सफलता के साथ हुआ और कार्यक्रम में जिस तरह के जो दृश्य हमें दिखे वो हमने उसकी कल्पना भी नहीं की। बड़ी सरलता के साथ और बड़ी ही सुगमता के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके लिए हम बार-बार आदरणीय आपकी टीम को धन्यवाद देते हैं। श्री हमारे आदरणीय ML गौर सर, आपका हैंड रेज है। जी जी ओम, सभी सदन को मेरा नमन। और सर्वप्रथम तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उपस्थित नहीं हो पाया, मुझे सौभाग्य नहीं मिला, पर मैं इस कार्यक्रम के सूत्रधार सम्मानीय पवन सर का, आप दिनेश सर का, हमारे मनीलाल सर का और पूरी टीम का, जिन्होंने ये इतना अच्छा कार्यक्रम किया, जो मैंने योगाहार के माध्यम से तो पूरा लाइव देखा। और बाकी का जो बचा हुआ था, अभी आप दिनेश सर ने पूरा उसको जो ब्रीफ किया है और पवन सर ने आने वाली भविष्य की योजनाओं के लिए, और जो अभी कार्यक्रम जो ब्रीफ कर दिया, तो उसमें मेरा मन ऐसा लग रहा है कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य रहा, मैं शायद नहीं देख पाया। परंतु जो जिस मोटो के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमने ये कार्यक्रम अभी चल रहा है, हमारा संचालित हो रहा है योगाहार का, निश्चित रूप से हम इन दिनों को बिल्कुल याद करते हुए मील का पत्थर साबित होंगे ये दिन, और आगे के लिए हमारी जो रूपरेखा बन रही है उसके लिए हम बिल्कुल सहभागी सभी होंगे। तो जो कार्य प्रणाली आपने बनाई है उसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद और बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ऐसा अच्छा कार्यक्रम किया, क्योंकि इतना अच्छा व्यवस्थित कार्यक्रम, जैसा सभी ने बताया कि इतना व्यवस्थित कार्यक्रम आपने संपन्न किया, उसमें वास्तव में क्षमा की तो जरूरत नहीं है। पवन सर को बड़ी महानता है आपकी, सहज सरल व्यक्तित्व के धनी है आप, कि इतने अच्छे कार्यक्रम के बाद भी आप क्षमा प्रार्थी हो रहे हैं। मैं तो नहीं गया, पर फिर भी जैसा सभी ने बताया, मेहरा जी ने बताया कि जो एक इतना अति सुंदर कार्यक्रम हुआ, इसमें परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद भी मिला, आचार्य जी का मिला, तो उन्हें धन्यवाद और बधाई। जी धन्यवाद। और ये आप सभी का जो समुचित सहयोग रहा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भावनाएं रही, और तभी ये कार्य संपन्न हुआ है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रत्येक सदस्य की भावनाओं ने जो सद्भाव है वो फलित हुआ है। इसी क्रम में अस्तित्व तिवारी जी, आप अपनी बात रखिएगा। जी ओम, सदन को प्रणाम, आपको भी प्रणाम। इस कार्यक्रम में मैं तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगा। बीच बीच में मैं देखता रहता था, ऑनलाइन जुड़ा था, बहुत अच्छा लगा। अगर हम वहां पहुंचते तो शायद मेरे बहुत और अच्छे अनुभव होते, और इससे स्वावलंबन के प्रति, स्वायल के प्रति और तमाम
चीजों के प्रति लोगों की जानकारी बढ़ी है, उत्साह भी बढ़ा है, और ये सारे लोग जो वहां गए थे लौट के आएंगे और अपने क्षेत्र में इनका प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जी धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने भविष्य में नई तरह से और नई सफलता के साथ हम सभी लोग मिल करके आगे बढ़े, इस तरह की भावनाएं आपकी रही हैं। और जबकि समय भी अब इजाज़त दे रहा है और हमारे आदरणीय सदस्य जो उपस्थित हैं और आदरणीय पवन सर जी, आपके मार्गदर्शन के लिए मैं आपके पास आता हूँ। ये जो अलग-अलग मॉडल बनाने की बातचीत है, मैं इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करूंगा कि जमीनी स्तर पर कौन इसमें काम कर रहा है और उनकी क्या आवश्यकताएं हैं और उनकी क्या जो निर्देश हैं वो किस तरह से दिए गए हैं, और सारी डिटेल लेकर के इनका संपर्क सूत्र करते हुए, बातचीत करते हुए फिर से साझा करूंगा आने वाले समय पर। आज तो नहीं, लेकिन आने वाले 2-3 दिन जब भी वो हो जाता है, फाइनल होता है। अभी शायद उसकी प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग स्टेज पर है, तो अभी मुझे भी उतनी जानकारी नहीं है। वो जो भी योजना का बनाई जा रही है, जो भी जिस तरह से, क्योंकि अलग-अलग जलवायु के जो पौधे हैं वो अलग-अलग जलवायु में ही होंगे, और सब कुछ एक जगह पर अगर समेटते हैं तो उसके लिए और अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। और उस मॉडल को अगर हम लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो उसको देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में कैसे हो सकता है। जो मैदानी क्षेत्रों में जो चीज़ें हैं वो मौसम के आधार पर और हाइट के आधार पर उनकी अपनी एक वो है, तो जो भी चीज़ है उसको लेके आगे साझा करेंगे, और जो भी सूचना मिलती है उसके आधार पर ही प्लानिंग की जाए तो अच्छा है। क्योंकि आइडिया बहुत अच्छा है कि हम सब चीज़ों का दर्शन एक जगह कर लें, और अब माना जाए कि अगर हम महाराष्ट्र में पर्वतीय क्षेत्र की कुछ चीज़ें लगाएँगे तो शायद वहाँ पर कुछ उसकी अलग चीज़ें होंगी, उसके लिए अलग व्यवस्थाएँ करनी पड़ेंगी। तो ये सब बारीकियाँ और इससे रिलेटेड जो तकनीकी चीज़ है उसको समझ के पुनः साझा करने का करेंगे। यदि संभव हुआ तो संपर्क व्यक्ति को बुलाएँगे भी और मंच में कहेंगे कि अपनी बात बताओ, क्या प्लानिंग है, कैसे करना है, क्या क्या विज़न है। तो इस चीज़ से मेरे ख्याल से निराकरण इसका अच्छी तरह से हो सकता है। बाकी सब चीज़ें हमारी हो गई हैं, कल भी इस सत्र को हम जारी रखेंगे, तब तक के सब लोग अपने गंतव्य पहुँच चुके होंगे। तो मैं वापस दिनेश जी मंच को लेते हुए आप फिर अब समापन की तरफ भी कर लीजिए। जी, जी आदरणीय सर। और जैसे आपने मार्गदर्शन दिया है कि हम आने वाले समय में ये वार्ता कर पाएँगे कि स्थिति को समझते हुए कि किस तरह से वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होने जा रहा है या क्या प्लानिंग है। तो प्लानिंग ही निश्चित ही अद्वितीय होगी। किस तरह से होगी ये समय पे ही बताया जा सकेगा। अब समय इजाज़त जब दे चुका है और आदरणीय डॉक्टर कुसुम दीदी जी का हैंड रेज़ है। मैं जी, आप बात रखिएगा दीदी जी, आपका स्वागत है और तत्पश्चात सभी का हम अ, धन्यवाद करेंगे। जी धन्यवाद दिनेश भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बस और कुछ नहीं, मैंने कहा रोज वैसे तो वहां से लौटते समय आप सबसे मिलके और सबको धन्यवाद देके, सबको शुभकामना देके ही लौटे हैं, परंतु रोज ऑफलाइन करते हैं, तो मैंने कहा बस आज यहाँ फिर ऑफलाइन भी पुनः विनय भाई साहब को, आपको, पूरी टीम को और सारे सदस्य इतना अच्छा प्रोग्राम जो सारा अरेंज किया है उस सब के लिए मैं ऑनलाइन धन्यवाद देने के लिए मैंने केवल हैंड रेज किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामना, ओम नमन। जी, जी, जी। बहुत-बहुत पुनः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मुझे तो ये लगा कि जो कम समय में आप सभी से जो मुलाकात हुई, वो अपर्याप्त है। हमें बार-बार मिलना होगा, ऐसा मन में विचार आ रहा है। तभी हम वार्तालाप भी कर सकेंगे और ख़ासकर मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत सारे आदरणीय जन, आदरणीय योगाहारी जन
बात करना चाह रही थी, लेकिन मैं समय किसी को नहीं दे पाया। और इसी क्रम में जी, आदरणीय संभवतः आदरणीय हमारी आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब या फिर आदरणीय रंजना बहन जी का हैंड रेज है। जी, आपका स्वागत है। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और आज चूंकि समय हो गया है 8:33 हो गए हैं, आज बस मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने बोला है कि आज हम कल हनुमान चालीसा नहीं कर पाए, तो आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी के निवास पर हम सब ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा किया और वह क्रम हनुमान जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से टूटा नहीं है। और हम सब जो है यह प्रयास करते रहें, कभी ऐसा अगर हो जाता है तो हम सबको इसका ध्यान रखना है। और कल सब लोग पहुंच जाएंगे, तो कल या परसों हम इस पर और विस्तार से